यस मैम आ रही हूँ। ठीक है। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। डबल ए सी एन एस पैथोलॉजी हमने एमसीक्यू जो लास्ट में छोड़ा था दैट वाज 154। ठीक है, 154 छोड़ा था जहाँ पे ट्रोक्लिया डायमेंट्री को हमने पहले भी डिस्कस किया था सुपीरियर ओब्लिक और ओक्यूलो मोटर के साथ। चलो, अच्छा क्वेश्चन नंबर 155 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 155 पेज नंबर 934 सीएनएस पैथोलॉजी डबल ए। ओके, इन इंटरनल कैप्सूल इंजरी व्हाट विल बी अफेक्टेड, तो स्पास्टिक पैरालिसिस ऑफ द ऑपोजिट साइड। ठीक है, अच्छा अब यही बात याद रखिएगा कि जब भी इंटरनल कैप्सूल की बात करें तो वो समझ लेना है कि ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है इंटरनल कैप्सूल की। और अपर मोटर न्यूरॉन लीजन क्या होती है, स्पास्टिक होती है। ठीक है, स्पास्टिक होती है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, जब भी आएगी तो स्पास्टिक पैरालिसिस आएगी। ठीक है, और इसके साथ ये भी याद रखना है कि जब इस तरह की बात करें कि अ, एक साइड का उसको बॉडी का हेमीप्लेजिया है, वन साइडेड हेमीप्लेजिया, और माउथ डेविएटेड टू द अदर साइड। माउथ डेविएटेड टू द, माउथ का एंगल जो है वो डेविएट किया है अदर साइड पे। तो अब मुझे ये बताएं, जब माउथ का एंगल लेफ्ट साइड पे डेविएट करता है तो पॉलिसी लेफ्ट की होती है या राइट साइड की होती है? माउथ का एंगल राइट। राइट साइड की। ठीक है, तो याद रखना है कि जब वो कह रहा है कि राइट साइडेड हेमीप्लेजिया है, माउथ का एंगल लेफ्ट साइड पे डेविएटेड है या पालसी उसको राइट साइडेड है, तो ये होगी अनक्रॉस्ड हेमीप्लेजिया। अनक्रॉस्ड हेमीप्लेजिया के अंदर क्या क्या आ जाता है? अनक्रॉस्ड हेमीप्लेजिया में पहले नंबर पर इंटरनल कैप्सूल, दूसरे नंबर पर सुप्रा न्यूक्लियर, और तीसरे नंबर पर फोर ब्रेन। ठीक है, याद रखना है जो अनक्रॉस लीयंस हैं उसके अंदर क्या आ जाता है हमारे पास? हेमीप्लेजिया ऑफ द राइट साइड एंड द palsy ऑफ द राइट साइड, फेशियल palsy, या एंगल ऑफ द माउथ इज डेविएटेड टू द लेफ्ट साइड। इसका ये मतलब है ये अनक्रॉस्ड हेमीप्लेजिया है, और अनक्रॉस्ड हेमीप्लेजिया के लिए इंटरनल कैप्सूल इन्वॉल्व होता है। और इसके अलावा क्या इन्वॉल्व होता है? सुप्रा न्यूक्लियर, और फिर थर्ड नंबर पे फोर ब्रेन। कभी सुप्रा न्यूक्लियर की ऑप्शन आपके पास आ जाती है, कभी फोर ब्रेन की आ जाती है, और कभी इंटरनल कैप्सूल की, लेकिन आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। इंटरनल कैप्सूल इज ऑलवेज ग्रेटर देन सुप्रा न्यूक्लियर एंड देन ग्रेटर देन फोर ब्रेन। ठीक है, और ये जो इंटरनल कैप्सूल की लियन होती है ये होती है अपर मोटर न्यूरॉन लियन, और स्पास्टिक पैरालिसिस होती है। और अपर मोटर न्यूरॉन लियन हमेशा याद रखते हैं ये ऑपोजिट साइड के होते हैं। ठीक है, जब भी अपर मोटर न्यूरॉन लियन अफेक्ट होती है वो ऑपोजिट साइड की अफेक्ट होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 158। A patient presented with the paralysis of the right limb and the right lower face along with the homonymous aminopia lesion present in which of the following, तो इसमें क्या है? पैरालिसिस ऑफ द राइट लिम्ब एंड राइट लोअर फेस की पैरालिसिस है along with the homonymous aminopia, तो लीजन किस साइड की होगी? पहले सबसे पहले क्या आएगा अनक्रॉस हेमिप्लेजिया में? इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल, उसके बाद? सुप्रा न्यूक्लियर। उसके बाद? फोर ब्रेन। ओके, वेरी गुड। सिर्फ डॉक्टर इकरा को समझ आई है या बाकी भी अभी सुन रहे हैं, बस सो रहे हैं कि सुन रहे हैं? थक तो नहीं? मैम ये रिपीट कर दें, अभी ज्वाइन किया। सॉरी। ये पॉइंट रिपीट कर दें, मैंने अभी ज्वाइन किया। अच्छा, आपने अभी ज्वाइन किया। मैं ये कह रही थी कि जब भी हम अनक्रॉस हेमिप्लेजिया की बात करते हैं, अनक्रॉस हेमिप्लेजिया में क्या होता है कि अगर राइट साइडेड हेमिप्लेजिया होगा तो राइट साइडेड फेशियल पाल्सी होगी, या एंगल ऑफ माउथ डेविएटेड टू द लेफ्ट लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है अनक्रॉस्ड। ठीक है, तो जो अनक्रॉस्ड हेमिप्लेजिया होता है उसके लीनियंस कहाँ कहाँ होती हैं? इंटरनल कैप्सूल, ग्रेटर देन सुप्रा न्यूक्लियर, ग्रेटर देन फोर ब्रेन। ठीक है, जो क्रॉस हेमिप्लेजिया होता है उसके अंदर पॉन्स आ जाता है, पॉन्स। ठीक है, पॉन्स डैमेज होता है तो क्रॉस हेमिप्लेजिया होता है। क्रॉस हेमिप्लेजिया में क्या लिखेगा? राइट साइडेड हेमिप्लेजिया है और लेफ्ट साइडेड फेशियल पाल्सी है, या राइट साइडेड हेमिप्लेजिया है और राइट साइडेड फेशियल डेविएशन है, एंगल ऑफ माउथ डेविएशन है। ठीक है, तो अगर राइट एंगल ऑफ माउथ हमेशा उल्टी साइड पे डेविएट करता है, जिस साइड की पाल्सी होती है उसके दूसरी तरफ डेविएट कर जाता है,
ब्रूडिंग ऑफ जो होती है वो दूसरी साइड पे हो जाती है, ब्रूडिंग ऑफ सलाइवा। तो इसलिए याद रखना है कि अगर वो पैरालिसिस की बात करें तो सेम साइड की बात करेगा, एंगल ऑफ माउथ के डेविएशन की बात करेगा तो ऑपोजिट साइड की बात करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 159, डैमेज टू द cerebral parietal area, what will be affected? तो लॉस ऑफ ट्यूनिंग फोक सेंसेशन, ये पैराइटल एरिया, और ये जो आज थोड़ा सा आप लोगों ने उसमें भी पढ़ा होगा, तो पैराइटल एरिया जो है वो सेंसेशंस के साथ इन्वॉल्व होता है। ठीक है। सेंसरी एरिया जो पोस्ट सेंट्रल गहराई, एक सेंट्रल प्री सेंट्रल गहराई होता है और एक पोस्ट सेंट्रल गहराई होता है, ये पढ़ी है ना थोड़ा सा कॉर्टेक्स में गहराई आपने। तो अगर इसको पढ़ा है तो ये फोर ब्रेन और पैराइटल लोब और जो फ्रंटल लोब होता है उसके दरमियान होता है। हाँ लेकिन इसमें ना असल में सेरिब्रो प्राइटल की बात की है ना, हाली प्राइटल की अगर वो बात करता तो सेंसरी की बात करता, लेकिन सेरिबेलम भी इन्वॉल्व है। और सेरिबेलम से आपको पता है कि उसने पोस्चर मेंटेन करना होता है। तो ट्यूनिंग फॉक सेंसेशन, एक तो ये कि पोस्चर की मेंटेनेंस भी नहीं होगी ना, क्योंकि आपका ईयर भी तो पोस्चर मेंटेनेंस के लिए होता है ना। तो सेरिब्रो पैराइटल एरिया वो बात कर रहा है तो उसके अंदर वो बात कर रहा है। ठीक है, आगे समझ। ओके। Question number 164. Person who writes from his left hand, he suffered an RTA and had injury. Now presented to you problem of he cannot differentiate from left to right and difficulty in writing and comprehension and word retrieval. He has an injury of what? तो right parietal lobe, again right parietal lobe, एक right parietal lobe इसलिए भी डैमेज होगा क्योंकि इसके अंदर जो है वो डिफरेंट फंक्शंस की क्या बात बता रहा है, फ्रॉम डिफरेंशिएशन उसने करनी है लेफ्ट टू राइट की। और राइटिंग में जो प्रॉब्लम आता है और कॉम्प्रीहेंशन में वर्ड्स के साथ जो है वो राइट राइटर लोग मेनली इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सेंसेशंस में मेनली इन्वॉल्व होता है। मतलब कि जैसे अब ये सेंस करना होता है जब कोई पीछे से भी अगर आ रहा है, लेफ्ट टू राइट भी अगर आपने देखना है तो वीएम भी आपकी फाइव सेंसेस में से एक में से सेंस है। ठीक है, तो पैराइटल लोब इसलिए इन्वॉल्व होता है इसमें। 165, पेशेंट कम विद आरटीए एंड हैज। मैम ये डी मैम ये डीसीएमएल का लियन होगा? हाँ जी, सॉरी। ये डीसीएमएल का लियन होगा, इसको हम कैसे, मतलब क्या कहेंगे? डीसीएमएल जो होता है ना वो, एक मिनट के चलो। अच्छा, डीसीएमएल का जो लियन होता है ना वो प्रोप्रियोसेप्शन वाइब्रेशन, वो लियन होता है डीसीएमएल में ज्यादातर। फाइबर्स तो पूरे कॉर्टेक्स में तकरीबन जो है ना, वो जो डीसीएमएल वगैरह के जो फाइबर्स है ना ये जाते हैं पैराइटल लोब में भी और फ्रंटल में भी जा रहे होते हैं। आपने डीसीएमएल आज पढ़ा भी होगा। ठीक है, जब कॉर्टेक्स के अंदर एंटर होते हैं तो ये जाते हैं वहां पे। लेकिन जो अगर डीसीएमएल की ऑप्शन लिखी भी आएगी तो फिर उसमें वो उसको प्रोप्रियोसेप्शन वाइब्रेशन टच वो ये चीजें देगा। राइटिंग में प्रॉब्लम या कंप्रीहेंशन में या वर्ड रिट्राइवल में, या फिर वो ये कहे कि उसको एक राइट टू लेफ्ट नहीं पता चल रहा, तो उसके अंदर राइटर लोग इन्वॉल्व होता है। ठीक है। ओके। Question number 165, patient come with RTA and has spinal cord lesion completely cut. What are the finding? तो जब भी स्पाइनल कॉर्ड अगर तो वो ये कहे कि हाफ कट स्पाइनल कॉर्ड है, कंप्लीट कट स्पाइनल कॉर्ड है, तो इसमें डिफरेंस बताना है। तो कंप्लीट कट में क्या होगा? फाइनल शॉक। स्पाइनल शॉक होगा। और जो अगर वो इससे जितना बोले कि कंप्लीटली कट है और बस फाइंडिंग बताएं तो फिर आपके पास स्पास्टिक पैरालिसिस आ जाएगी। ठीक है, मतलब न्यूरॉन नहीं। जी। 166, 54-year-old male went to the doctor with a complaint of weakness of the left half of the body. On examination, he has tremors of the left hand at the end of the movement, muscular hypotonia of the left limb, and tendency to fall on the left side. All cranial nerve intact. ठीक है, तो लेफ्ट सेरिब्रल है। अब इसके कौन से ट्रेमर्स हैं? ट्रेमर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड एट द एंड ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, इंटेंशन ट्रेमर्स आ रहे हैं, फिर उसके बाद क्या आ रहा है? मस्कुलर हाइपोटोनिया हो गया है, टेंडेंसी टू फॉल है, और बाकी सारी क्रेनियल नर्व भी इंटेक्ट है। तो मेंटेनेंस के लिए क्या है? पोस्चर मेंटेनेंस के लिए सेरिबेलम। तो सेरिबेलम जो होता है वो सेम साइड का इन्वॉल्व होता है, जिस साइड पे फॉल होगा उसी साइड का सेरिबेलम इन्वॉल्व होगा, तो लेफ्ट सेरिबेलर लीजन। क्वेश्चन नंबर 168, page number 936. Young patient presented in ward with a complaint of vomiting and rosiness. What is the next step to confirm the diagnosis? तो cerebral examination करेंगे कि उसको
वॉमिटिंग भी हो रही है, ड्रॉजीनेस भी है, तो इसमें फिर वो मडला वगैरह भी इन्वॉल्व ना हो। लेकिन सेरिबेलम में जो मेनली उसकी अगर उसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही है सही बॉडी की, ठीक है, पोस्चर में प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर उसको जो है वो बार बार गिर रहा है पेशेंट, ड्रॉजीनेस के साथ आ रहा है, तो फिर उसके अंदर सेरिब्रल एग्जामिनेशन भी हम करेंगे। अच्छा, ये थोड़ी सी ना स्टेम आप देखो कि थोड़ी सी स्टेम जो है ना वो इनकम्प्लीट सी भी है, ठीक है। सेरिब्रल एग्जामिनेशन हम मल्टीपल वजहों से करते हैं, ठीक है, ना कि सिर्फ वॉमिटिंग या ड्रोजीनेस हो तो सेरिब्रल एग्जामिनेशन करनी है। लेकिन क्योंकि वॉमिटिंग और ड्रोजीनेस के साथ और इसमें से एंडोस्कोपी, एलएफटी या सीबीसी हम नहीं करेंगे, तो इसलिए सेरिब्रल एग्जामिनेशन उसके अंदर जो है ना वो प्रीडोमिनेट कर देगी, ठीक है। तो इस तरह के एमसीक्यूज वैसे आते नहीं हैं, लेकिन ये थोड़ा से पुअर रिकॉल होते हैं जो कि कुछ ने बताए होते हैं, हाफ कट जो है ना उसके अंदर स्टेटमेंट ली होती है। Question number 169, stab injury to the neck posterolateral muscle is damaged, which movement will be affected, तो turning of the face will be opposite side, ठीक है। याद रखना है जो posterolateral muscle है और जो इंटीरियरली भी कवर कर रहा होता है, ठीक है, ये sternocleidomastoid मसल कवर कर रहा होता है। तो अपोजिट साइड पे जो है ना वो नेक फिर फेस की मूवमेंट नहीं हो पाएगी, ठीक है, जब स्टैब होगा। दूसरा, स्टैब इंजरी अबव द क्लेविकल अगर वो बात करेगा तो भी स्टेनोक्लाइडोमास्टाइड मसल डैमेज होगा, ठीक है। इसी तरह ही स्टैब इंजरी की वो बात करता है, ठीक है। और स्टैब इंजरी की अगर ये पोस्टीरियर लैटरल या एंटीरियर की भी बात करें तो स्टेनोक्लाइडोमास्टाइड मसल मेनली डैमेज होता है, ठीक है। और अगर पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक की बात करेगा तो वो हम हेड एंड नेक में पढ़ेंगे। पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक की बात करेगा तो फिर उसके अंदर जो है वो ट्रेपीजियस मसल मेनली इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि अगर वो सामने से पोस्टीरियर लैटरल मतलब लैटरली भी बात कर रहा है और फिर पोस्टीरियर की बात कर रहा है तो स्टेनोक्लाइडोमास्टाइड मेनली, और अगर सिर्फ पोस्टीरियर ट्रायंगल की बात करेगा तो ट्रेपीजियस मसल, और अगर एंटीरियर की बात करेगा जिसमें अबव द क्लैविकल अगर स्टैब इंजरी हो रही है तो फिर भी स्टेनोक्लाइडोमास्टाइड मसल। 171, the gunshot injury to the lower back patient has loss of contralateral pain sensation but intact temperature sensation। ये हम जो है वो न्यूरो एनाटॉमी में करेंगे कि इंटैक्ट क्या रहता है, लॉस होता है, ठीक है। आप लोगों ने आज ट्रैक्स कर ली है ना? Yes, ma'am. ओके, ठीक है, तो कल हम जब इसको डिस्कस करेंगे तो अभी आसान हो जाएगा डिस्कस करना। क्वेश्चन नंबर 173, बर्बल पाल्सी इज कॉज्ड बाय मोटर न्यूरॉन डिजीज होती है जो फेशियल नर्व पाल्सी होती है, ठीक है। 174, a newborn in the is brought with the lumbosacral swelling containing the meninges without neural tissue। जो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो स्पाइना बिफिडा होता है जो टफ टफ हेयर होता है, ठीक है। अगर सिर्फ टफ टफ हेयर की बात की जाए तो दैट इज द स्पाइना बिफिडा ओकल्टा। अगर बात की जाए कि टफ टफ इसी लंबोसैक्रल स्वेलिंग है जिसके अंदर मेनिंजेस हैं लेकिन न्यूरल टिश्यूज नहीं है तो वो स्पाइना बिफिडा विद मेनिंजोसील है। लेकिन अगर बात की जाए कि स्वेलिंग है जिसके अंदर मेनिंजेस भी हैं और न्यूरल टिश्यूज भी हैं तो स्पाइना बिफिडा विद मेनिंजोमाइलोसील हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई? अगर सिर्फ टफ टफ हेयर की बात की जाए तो क्या है? डॉक्टर आमना आप बताएं। Pan. डॉक्टर आमना, जी डॉक्टर आमना, आर यू देयर? डॉक्टर सादिया, आर यू लिसनिंग? अच्छा, स्लो। डॉक्टर सादिया, आपको आवाज आ रही है मेरी? कि बस वो लेक्चर ऑन किया और गए बस। सुन रहा है? डॉक्टर यशरा, आप सुन रही हैं? डॉक्टर फातिमा, मतलब सिर्फ लेक्चर ऑन किया तो इसमें तो फिर ये कोई फायदा नहीं होगा ना। दो दो बच्चे सिर्फ मुझे आज रिस्पॉन्स अभी कर रहे हैं इस वक्त। ओके, ठीक है। मुझे बताएं डॉक्टर फातिमा, अगर सिर्फ टफ टफ हेयर की बात करें तो क्या आएगा, स्पाइना बिफिडा ओकल्टा या स्पाइना बिफिडा विद मेनिंजोसील? You are okay. बोलो ये तूने क्यों नहीं स्पाइना बोली बाइफिदा मेरी ओकल्टा आएगा मैम। खुशी में तुमने बोली। ओके, थैंक यू, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर, किस क्वेश्चन पर? मैम ये रिपीट कर। अच्छा रिपीट कर देती हूँ। अच्छा, टफ टफ हेयर की अगर सिर्फ बात करेगा तो, या स्वेलिंग की बात करेगा विद टफ टफ हेयर, तो स्पाइना बिफिडा ओकल्टा, ठीक है। अगर बात करेगा स्वेलिंग या लंबोसेक्रल विद मेनिंजेस ओनली, नो न्यूरल टिश्यू, तो स्पाइना बिफिडा विद मेनिंजोसील। अगर बात करेगा स्वेलिंग लंबोसेक्रल विद मेनिंजेस एंड न्यूरल टिश्यूज, तो स्पाइना बिफिडा विद मेनिंजोमाइलोसील, ठीक है। Question number 178. ओके। The mass in the premotor anterior inferior part of the parietal lobe affected results in what? Leg movement affected होती है। जो anterior और inferior part of parietal lobe होता है वो leg को सप्लाई के लिए होता है ज्यादातर, तो leg movement affect होगी उसके अंदर, ठीक है। Question number 180. CSF examination is necessary to rule out what? Retinoblastoma. Which of the following is required for the bone scan in which we do the bone scan? Which of the following disease in which we do the bone scan? इसी में से ही ऑप्शन है उसकी भी। रेटिनोब्लास्टोमा। Retinoblastoma. And why we do the bone scan? मैंने बोन बताया। मेट्स के लिए। मैं नहीं, जीन पता है इसका रेटिनोब्लास्टोमा का? एन आरबी। एन एम वाई सी। RB1 है, और ये इसलिए किया जाता है रेटिनोब्लास्टोमा में बोन स्कैन, मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि इसकी जो लिंकेज है वो ऑस्टियोसार्कोमा के साथ है, जीन सेम होता है उसमें RB1, ठीक है। ओके, आगे समझ इसको बात की। पर इसमें CSF एग्जामिनेशन किया जाता है, ठीक है। तो ऑस्टियोसार्कोमा के साथ लिंकेज की वजह से, जीन सेम होने की वजह से इसके अंदर बोन स्कैन किया जाता है, ये MCQ आता है। स्वेलिंग लंबोसेक्रल मेनिंजेस, हाँ जी, स्पाइना बिफिडा मेनिंजोसील, मेनिंजोसील, हाँ। और अगर डॉक्टर अनीला आप ही अब बता दें कि अगर स्वेलिंग लंबोसेक्रल मेनिंजेस भी है और न्यूरल टिश्यू है तो फिर क्या होगा? न्यूरल टिश्यू भी ऐड कर दें तो क्या होगा? Spina bifida with मेनिंगोमाइलोसिल। meninges. वेरी गुड। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर हम किस पे थे? 181। इन इंटरनल कैप्सूल हेमरेज फॉलोइंग विल बी प्रेजेंट, तो इंटरनल कैप्सूल में कॉन्ट्रालैटरल अपर न्यूरॉन है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 182. A patient having the senseless speech and cannot remember which is said due to the lesion, the temporal lobe with mammillothalamic tract. Mammillothalamic tract एक तो वो हिप्पोकैम्पस के साथ एसोसिएट कर रहा है, ठीक है, जिसके अंदर उसको याद भी नहीं रह रहा। और दूसरा सेंसलेस स्पीच, टेम्पोरल लोब में कौन सा एरिया होता है? वरने की। वर्निक में, इसके अंदर सेंसलेस स्पीच होती है, वेरी गुड। नहीं, वो लिखा हुआ है विदाउट न्यूरल टिश्यू, डॉक्टर नीला, कैसे पढ़ें? ओके। Question number 184. 50-year-old man with a right-sided hemiparesis and carotid blue positive. Which of the following investigation? तो carotid artery डॉक्टर करेंगे, हमें carotid जब blue positive होता है तो डॉक्टर करते हैं, ठीक है। 185. In Alzheimer disease, involved area of the brain is the entorhinal cortex, जिसे कहा जाता है, जो कि Alzheimer disease में होता है। In Alzheimer disease, what happens to the brain? एट्रोफी। Atrophy of the brain, ठीक है। और Alzheimer disease is associated with which genetic disease? डाउन सिंड्रोम। Down syndrome, very good. Question number 186. Substance causing the peripheral neuropathy and degeneration of myelin in CNS is lead होता है, lead का substance होता है, तो ये cause करता है। 187. Women develop painless gradual protrusion of one eye with normal X-ray cause is the optic nerve glioma. याद रखना है, optic nerve जो glioma होता है वो हमेशा painless होता है, ठीक है, और आई प्रोट्रूड आउट कर जाती है, ठीक है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व पीछे पड़ी हुई है ना बैक पे, तो अगर उसका ग्लायोमा होगा, ट्यूमर होगा, तो आई प्रोट्रूड आउट कर जाएगी, ठीक है। 191. Two kids bet on eye blinking. The one kid lost as he blinked first. This blinking was due to
तो सर्वाइकल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, क्यों है ब्लिंकिंग? सर्वाइकल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड क्यों इन्वॉल्व होता है? पैरासिम्पैथेटिक उसमें है। नहीं, यहाँ पे सर्वाइकल सर्वाइकल एरिया में क्या हमारे पास इम्पोर्टेंट एक चीज है जो, thoracolumbar सॉरी, sympathetic chain cervical sympathetic सर्वाइकल chain सिंपैथेटिक चेन होती है, वो सप्लाई करती है डिफरेंट मसल को, सिलरी मसल्स को भी सप्लाई करती है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो सिलरी मसल्स के साथ तो हमारी मायोसिस और वो हो जाती है, लेकिन ये टोसिस भी, जब ये डैमेज होती है तो टोसिस कॉज कर देती है ना, तो इसीलिए जो बाहर के मसल्स होते हैं कुछ उनके साथ भी ये सिंपैथेटिक चेन इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से टोसिस करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 192 रिगार्डिंग CSF एग्जाम 2 इज द, ये रिपीट है, इसमें बैक्टीरिया, उसमें मेनिंजाइटिस की बात की है तो लो ग्लूकोज होगा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में। क्वेश्चन नंबर 194 patient now in case of hypertension and he has stroke 1 year back with a VN loss. Now his stroke in VN is improving actively. He had complaint of left autonomous hemianopia with the left hemispatial neglect. Which part of brain is affected? तो इसके अंदर राइट ब्राइडल कॉर्टेक्स। अच्छा, जब भी हेमिस्पेशियल निग्लेक्ट की बात करेगा, अच्छा इसकी पिक्चर ना मैं आपको ग्रुप में भी भेज दूंगी हेमिस्पेशियल निग्लेक्ट की। जब भी हेमिस्पेशियल निग्लेक्ट की बात करेगा तो याद रखना है कि ब्राइटल कॉर्टेक्स उसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, हेमिस्पेशियल निग्लेक्ट के लिए, और फिर उसके बाद होमोनोमस हेमिनोपिया भी है। तो ब्राइटल के पीछे ही ऑसिपिटल लोब पड़ा होता है, इसीलिए अगर होमोनोमस हेमिनोपिया की भी बात का बात करता है तो प्राइटो ऑसिपिटल लोब या प्राइटल लोब की बात करता है। ठीक है, तो हेमी स्पेशल निग्लेक्ट की बात करें या होमोनोमस हेमिनोपिया की बात करें तो उसके अंदर जो है वो क्या होता है, प्राइटल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है, प्राइटल लोब इन्वॉल्व होता है। ठीक है, उसके बाद 195 इफ वन स्पिन इन चेयर कंटिन्यूअसली एंड स्टॉप सडनली the first phase of nystagmus is in opposite direction of rotation is called as post-rotative nystagmus। ठीक है, वो पहले रोटेट कर रहा था और फिर वो स्टॉप, वो रुक गया, लेकिन जो फास्ट फेज ऑफ निस्टैग्मस हो रही है ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में, वो इसलिए हो रही है कि पोस्ट रोटेटरी निस्टैग्मस आई है। ठीक है, पहले वो मूव कर रहा था लेकिन फिर रुका, तो पोस्ट रोटेटरी निस्टैग्मस की वजह से ऑपोजिट साइड पे आई ने जो है वो निस्टैग्मस क्रिएट शुरू करना करना शुरू कर दिया। अच्छा, मैंने किसी को ये GCS का टास्क दिया था, GCS ग्रुप में अभी तक किसी ने भी शेयर नहीं किया। आप में से कोई भी ग्रुप में GCS शेयर नहीं कर सकता, डिस्कस करें एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये GCS का MCQs है 196। ठीक है, ये मैंने तब तक नहीं करवाना जब तक ग्रुप में नहीं आएगा। ठीक है, GCS की स्कोरिंग याद करने वाली होती है, लेकिन उसकी स्कोरिंग ये कि आप लोगों में से कोई भेजे ग्रुप में स्कोरिंग अब ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 197 इन अ पेशेंट जॉर्ज और कैप्सन न्यूक्लियस इन्वॉल्व इन द फिफ्थ क्रेनियल नर्व जो होती है ट्राइजेमिनल नर्व, वो जॉर्ज में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। क्रेनियल नर्व 198 MCQs 85 year old patient complain of lower backache, doctor during examination notice a growth of tuft of hairs around five जो diagnosis to spinal bifida उल्टा। ठीक है, 199 डैमेज टू सुपीरियर इंफीरियर पैराइटल एरिया, तो क्या डैमेज होंगी, लेग मूवमेंट। तो हमने पहले भी पढ़ा एंटीरियर इंफीरियर पैराइटल एरिया या सुपीरियर इंफीरियर पैराइटल एरिया लेग की सप्लाई के लिए होता है, तो उसके अंदर कौन सा आ जाएगा, लेग मूवमेंट्स डैमेज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 203 patient eyes looks towards the side of lesion, horizontal gaze center has lesion। तो जब भी टुवर्ड द साइड ऑफ लियन की वो बात करेगा तो फ्रंटल आई फ्लूइड की बात करेगा, अवे फ्रॉम द साइड ऑफ लियन की बात करेगा तो पैरामीडियन पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन की बात करेगा, और अगर ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस की बात करता है तो ये इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया होता है। इसमें एक आई ठीक रहती है, दूसरी में निस्टैग्मस कॉज हो जाता है। ठीक है, तो याद क्या करना है, और ये मुझे कोई बताएगा इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया किस डिजीज के साथ होता है, किसी को पता है? जी, इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया एक डिजीज है, उसके साथ एसोसिएटेड होता है। and danger was इसमें
मैम मैम एमएस मैं कह में रही थी मल्टीपल और स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वेरी गुड, जिसने भी जवाब दिया वेरी गुड। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ एसोसिएट होता है, ठीक है। जिस आंख को हम देख लेते हैं उसमें नहीं, दूसरी में निस्टैग्मस क्रिएट हो जाता है, तो इसमें ये होता है डीमाइलिनेशन की वजह से ये होता है, ठीक है। तो इंट्रान्यूक्लियर थर्मोप्लेजिया अगर होगा तो वो उसमें आएगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। अगर टुवर्ड द साइट ऑफ लीजन अगर पेशेंट हॉरिजॉन्टल गेज है और सेंटर ऑफ लीजन की तरफ टुवर्ड द साइड ऑफ लीजन है तो फ्रंटल आई फील्ड है, और अगर अवे फ्रॉम द साइड ऑफ लीजन है तो पैरामीडियम पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 204, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर obeys which of the following law the Beer's Lambert law? अच्छा 207, CNS lymphoma in a patient on the lateral side of the brain, what are the findings? तो लिम्फोमास जो है वो आरएनए की वजह से, ठीक है, HIV आरएनए जो है वो 8000 अगर होगा तो वो लिम्फोमास कॉज करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 208, इन द स्ट्रोक पेशेंट डोपलर शो इंक्रीज परफ्यूजन बाय व्हिच मेटाबोलाइट? तो क्या होगा, तो जब डिक्रीज ऑक्सीजन होगी तो उसके साथ ये होगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को भरने का मौका देगा, विच लेड टू द इंक्रीज परफ्यूजन, ठीक है। जब भी डिक्रीज ऑक्सीजन होगी तो सेंटर रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट होंगे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा करने के लिए, उसके चक्कर में फिर क्या होगा कि परफ्यूजन भी ज्यादा होगी, ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा। 209, syncope with the change in posture is due to सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम। सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम में क्या होता है कि प्रेशर पड़ता है सबक्लेवियन आर्टरी पे, ठीक है। तो पोस्चर चेंजेस की वजह से मसल से या क्लेविकल से अगर उस पर प्रेशर पड़ेगा तो उसकी वजह से सिंकपी चेंजेस इन द पोस्चर की वजह से सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम आएगा। और सबक्लेवियन पे अगर प्रेशर पड़ेगा तो सिंकपी क्यों होगी? सबक्लेवियन आर्टरी से क्या निकलता है आगे से? वर्टिकल आर्टरीज। वर्टिब्रल आर्टरीज, तो इसीलिए सिंकोपी होगी, ठीक है। तो जब भी सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम है, प्रेशर उसका पोस्चर के साथ चेंज होगा ऑन द आर्टरीज, तो फिर वो उसमें सिंकोपी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, रिगार्डिंग पार्किंसन डिजीज ट्रीटमेंट इज कीवर्ड ऑफ start early to decrease prolactin. Question number 213, patient came in semi-conscious condition, CSF analysis show फिर अच्छा CSF एनालिसिस में क्या शो कर रहा है, ग्लूकोज 20 है, ठीक है, 45 to 80 नॉर्मल है ना। अच्छा 45 टू, अच्छा 50 तक ये नॉर्मल। अच्छा ग्लूकोज 20 है, प्रोटीन कितनी है, 150 है, 75% न्यूट्रोफिल्स है और 20% लिम्फोसाइट्स है। अब न्यूट्रोफिल्स भी हैं और लिम्फोसाइट्स भी हैं, तो इसका ये मतलब है कि ये पार्शली ट्रीटेड सा है, ठीक है। ग्लूकोज भी बहुत ज्यादा जो है वो 20 mg है, अभी बहुत ज्यादा कम नहीं है, 1/3 या 1/2 तक कम होनी चाहिए, ठीक है। तकरीबन हाफ तो कम है लेकिन 1/3 तक। दूसरा इसमें न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स दोनों की बात कर रहा है। जब न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स दोनों की बात करेगा तो इसका ये मतलब होगा कि ये पार्शियली ट्रीट हो गया हुआ है, ठीक है, बैक्टीरियम मेनिंजाइटिस। इसीलिए न्यूट्रोफिल 75% पे चले गए हैं और थोड़े से 20% लिम्फोसाइट्स भी आ गए। अगर सिर्फ न्यूट्रोफिल्स दिखता है तो फिर आप बैक्टीरिया, लेकिन जब भी पार्शियली का पूछेगा तो उसके अंदर दोनों सेल्स की बात कर देगा, न्यूट्रोफिल्स की और लिम्फोसाइट्स दोनों की, ठीक है। तो उसके अंदर पार्शियली भी याद रखने के लिम्फोसाइट्स भी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अब जो है वो है 220, विच डिजीज मेक्स द पेशेंट रेजिस्टेंट टू मसल रिलैक्सेशन बाय सक्सिनाइलकोलिन 940 पेज पे। हाँ नहीं होंगे, नहीं होंगे, न्यूट्रोफिल्स होंगे फिर बिल्कुल बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 220, अगर कोई ऐसी डिजीज जो कि रेजिस्टेंट है टू मसल रिलैक्सेशन बाय सक्सिनाइलकोलिन तो माइस्थीनिया ग्रेविस, क्यों? क्योंकि उसके रिसेप्टर्स ही डैमेज हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के, एसिटाइलकोलिन एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं, वो रिसेप्टर पे उसको लगने ही नहीं देंगे, तो सक्सिनाइलकोलिन ने किधर से मसल रिलैक्सेशन कर देनी है जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का ही मसला आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 221, फ्लूगर बूसी सिंड्रोम हम पहले पढ़ चुके हैं, हाइपर ओरैलिटी, हाइपरसेक्सुअलिटी एंड डिसइनहिबिशन। तो उसके अंदर क्या होता है, एमेगडाला इन्वॉल्व होता है, ब्रेन का पार्ट एमेगडाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 225, फीमेल ग्लैंड डिफेक्ट रिजल्ट्स इन द सीएनएस पैथोलॉजी, इंसोम्निया कॉज करता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 227, अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा सा पिछले लेक्चर में थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई थी, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लें कि वो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सिफिलिस और सिफिलिस के पेशेंट होंगे उनके पास अकोमोडेशन के लिए तो बहुत सारे लोग होंगे, मतलब उनसे मिलने जुलने, लेकिन उनके दिल में रोशनी नहीं होगी।
इसी तरह ही एनसेफेलाइटिस भी सिफिलिस के साथ ही आता है, ठीक है। दोनों डिजीजेज एक साथ ही है, मतलब उनके पास अकोमोडेशन के लोग होंगे लेकिन उनके दिलों में रोशनी नहीं होगी। इसका मतलब ये कि अगर अकोमोडेशन का लॉस अकोमोडेशन हो और लाइट रिफ्लेक्स लॉस हो तो सिफिलिस और इंसेफेलाइटिस दोनों आते हैं। लेकिन अगर सिर्फ लाइट रिफ्लेक्स जो है वो प्रेजेंट है और अकोमोडेशन लॉस है तो फिर क्या होगा? फिर ये वो पुराना वाला ही है। फिर क्या होगा? अगर अकोमोडेशन लॉस है और लाइट रिफ्लेक्स प्रेजेंट है तो फिर क्या होगा? प्रेस्बायोपिया। प्रेस्बायोपिया। बस ये थोड़ा सा चेंजिंग कर लीजिएगा, वो मेरे से वहां पे मिस्टेक हो गई थी, तो इसलिए लाइट रिफ्लेक्स जब लॉस होगा और अकोमोडेशन प्रेजेंट होगी तो सिफिलिस और इंसेफेलाइटिस दोनों उसमें आएंगे, ठीक है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 228, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेटिक ट्यूमर इन द ब्रेन इज द कॉर्टेक्स। Question number 233. 55-year-old female taking phenothiazine was observed to have slow flying movement in an attempt to remove a fly resting in her nose. Withering movements होती हैं, ठीक है। एथेटोसिस जो स्लो मूवमेंट्स होती हैं वो withering movements होती हैं, जो हैंड की स्पेसिफिकली मूवमेंट्स होती हैं, स्लो withering movements, ठीक है। स्लो फ्लाइंग मूवमेंट लिखा हुआ है, स्लो withering मूवमेंट लिख देता है तो एथेटोसिस है। और एथेटोसिस के लिए कौन सा एरिया इन्वॉल्व होगा? ग्लोबस पेल्टस। 234, वेरी गुड। ऑप्टिक डिस्क एडिमा अकर इन व्हाट? तो हाइपरटेंशन में ऑप्टिक डिस्क एडिमा होता है। और 235, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय पैच डिमाइलिनेशन ऑफ द न्यूरॉन्स। क्वेश्चन नंबर 236, अ पेशेंट हैज हाइपररिफ्लेक्सिया एंड पॉजिटिव बेबेनिस्की साइन, दिस इज ड्यू टू व्हाट? तो ब्रेन इंफाक्ट या सीवीए हुआ है जिसकी वजह से वो अपर मोटर न्यूरॉन डीएनएस हो गई है। क्वेश्चन नंबर 237 अगेन जीसीएस का है, तो डॉक्टर इकरा आप ही ग्रुप में जीसीएस को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ओके मैम। ओके। फिर उसके बाद 238, चाइल्ड हैविंग द हाइड्रोसेफलस ड्यू टू अफेक्ट ऑफ व्हाट? तो हाइड्रोसेफलस क्या होगा? एब्जॉर्ब्स इन सीएसएफ एब्जॉर्ब्ड इन अरेक्नाइड गैंग्लियन। एंड ड्रेन्ड इनटू, सब अरेक्नॉइड स्पेस। नहीं ड्रेन्ड इनटू, ड्यूरल साइनस। ड्रेन के ड्यूरल वीनस साइनस है, डी ड्यूरल साइनस। ड्रेन से ड्यूरल वीनस साइनस। अच्छा, उसके बाद 242, पेशेंट प्रेजेंटेड विद फीवर, नेक रिजिडिटी, कर्निंग साइन पॉजिटिव, विच इन्वेस्टिगेशन? तो कर्निंग साइन मेनिंजाइटिस भी पॉजिटिव होता है, सीएचएफ एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो रिपीट नहीं है वो एक आखिरी एमसीक्यू है 256, विच स्केल कैन बी यूज्ड टू असेस द एबनॉर्मल बिहेवियर इन अ पेशेंट? तो इसके अंदर एडवांस मेंटल टेस्ट स्कोर करना है नॉर्मल बिहेवियर के लिए, ठीक है। सीएनएस पैथोलॉजी हो गई है हमारी, कल इंशाल्लाह हम न्यूरो एनाटमी करेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए कोई सवाल है? समझ आ गई है? बस अब ये जो जितने भी मैंने छोड़े हैं ये रिपीट हैं। मैंने ग्रुप में ये शेयर भी कर दी थी पीडीएफ की आप लोगों के साथ, ठीक है। अभी बेशक आप लोग थके हुए हैं लेकिन मेरी एक सजेशन आप लोगों के लिए है कि जितना ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे अभी उतना ज्यादा आप लोगों को फायदा होगा। सिफिलिस वाले पॉइंट में ये है, सिफिलिस और इंसेफेलाइटिस में ये होगा कि उनके पास दिल उनके मुनव्वर नहीं होंगे लेकिन लोग उनके पास आते जाते रहेंगे, ठीक है। तो अकोमोडेशन रिफ्लेक्स होगा लेकिन राइट रिफ्लेक्स नहीं होगा, ठीक है। डॉक्टर नीरा 241 कर देती हूँ, 171, ओके, ठीक है। 71, अच्छा 171 मैंने आपको न्यूरोएनाटमी के साथ करवाना है, ठीक है, क्योंकि वो मैंने आपको बताना है कि राइट साइडेड जब आधा डैमेज होगा स्पाइनल कॉर्ड तो क्या होगा, ये मैं कल इसको डिस्कस करेंगे, ओके इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा 241 दूसरा था, 241। अच्छा, ए मायोट्रॉफिक लैटरल स्क्लेरोसिस में मैंने क्या बताया था कि ए मायोट्रॉफिक लैटरल स्क्लेरोसिस अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स होती हैं और ये एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करता है, ठीक है। ए फॉर द ए मायोट्रॉपिक, एक जगह हमने पढ़ा था वेंट्रल हॉर्न, तो अगर एंटीरियर की बात ना लिखी हुई हो तो फिर हम वेंट्रल हॉर्न को चूज करते हैं, ठीक है। जो स्पाइनल कॉर्ड का एंटीरियर हॉर्न होता है उस एरिया को ये ए मायोट्रॉपिक स्क्लेरोसिस लैटरल स्क्लेरोसिस डैमेज करता है, ठीक है।
ए के मैंने ए मायोट्रोफिक के ए से कहा था कि इंटीरियर हॉर्न याद रखना है, जो स्पाइनल कॉर्ड के इंटीरियर या वेंट्रल हॉर्न या डोर्सल हॉर्न होते हैं, ठीक है। और वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ जो असेंडिंग और डिसेंडिंग पाथवेज आपके पास कर रहे होते हैं, तो वहां पे वो रिजाइड करते हैं। तो इसलिए जो ए मायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस है, इसके अंदर वो अपर मोटर न्यूरॉन और इंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, ठीक है। किसी और का और कोई क्वेश्चन है? जी। जो प्रेस बायोपिया है उसके अंदर सिर्फ अकोमोडेशन लॉस और लाइट रिफ्लेक्स प्रेजेंट होगा। उन लोगों के दिल मुनव्वर होते हैं लेकिन उनके पास कोई नहीं बैठता, ठीक है, इस तरह याद कर लो। ओके। किसी और का कोई क्वेश्चन है? कोई बात नहीं। ठीक है, आपको कुछ क्वेरीज सॉल्व होनी चाहिए, इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। कल हम इंशाल्लाह न्यूरो एनाटॉमी करेंगे। आप लोगों ने काफी चीजें आज डॉक्टर फरा के साथ कर ली हैं, ये अच्छी बात है, ताकि कल हम न्यूरो एनाटॉमी करें तो हमारे लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, सही है। अब हम जो है वो कल इंशाल्लाह दोबारा ज्वाइन करेंगे 12 PM पे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।